इमरान खान अपोजिशन ने ऐलान किया कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और ये एक बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन दहशतगर्दी के मामले के ऊपर हुकूमत भी अपनी मनमानी कर रही है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी मनमानी कर रही है। जब तक कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे या अवाम के साथ इंटरेक्ट करने वाले लोग वो बराह रास्त इन मामलों को नहीं देखेंगे और अवामी मंशा के मुताबिक पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक अवाम का और इदारों का आपस में एतमाद का फुकदान रहेगा। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और एक कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम में, क्योंकि अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई एक ऐसी हुकूमत जिनको अवाम मानते ही नहीं है और जिन्होंने मुसल्लत किया अवाम अब उनको भी नहीं मानते। तो अपोजिशन ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव है। इसका फायदा क्या होगा? ईद के बाद तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया उसके मुताबिक हुकूमत को भी दावत दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, MQM को, तमाम जमातों को कहा जाएगा कि आप आकर इसमें शामिल हो जाएं। इसके अंदर क्योंकि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है तो मंजूर पश्तीन की पार्टी को भी बुलाया जाएगा, मारंग बलोच को भी इसमें दावत दी जाएगी मेरी इत्तला के मुताबिक। अब तक तो उनकी ख्वाहिश है ये अपोजिशन की कि उन्हें बुलाया जाए। फिर महमूद खान चकजई साहब भी आएंगे, अख्तर मिंगल साहब भी आएंगे, डॉक्टर मालिक भी आएंगे, बलूचिस्तान के वो रहनुमा जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है वो सारे आएंगे। मेरे ख्याल में जो जमात इस्लामी के मौलाना साहब हैं आदतुर रहमान साहब, उनको भी बुलाना चाहिए ताकि वो आएँ और वो भी बलूचिस्तान का जो गवादर का रियल मसला है वहाँ पे वो हक दो तहरीक चलाते हैं। गवादर के अंदर वो बड़ी ज़ोरदार उनकी तहरीक चलती है, तो वो भी आए, वो भी आके अपने मसाइल को बताएं। जमात इस्लामी को, फजल रहमान साहब की पार्टी को, पीर साहब पगाड़ा को, GDA की पार्टी जो है उसको बुलाया जाएगा। दीगर जो कॉम परस्त जमातें हैं पूरे मुल्क के अंदर उन तमाम को दावत दी जाएगी, ANP समेत, और वहाँ पर खुली बातचीत होगी। देखिए अभी ये बंद कमरे के अंदर जिस किस्म का ये एक इजलास किया गया कमेटी का, कौमी सलामती कमेटी का, और उसका जो एलामिया जारी किया गया, अब ये तो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है ना। आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, सीनियर 3 फौजी अफसरान बैठे हुए हैं और जो हुकूमत है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में बैठी हुई है, तो वो कैसे उनसे सवालात कर सकते हैं? ना कोई सवाल ना कोई जवाब। तो यहाँ पे जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं आएगी। वो तो अपनी तौहीन समझते हैं कि जिस जगह पे अवामी नुमाइंदे बैठे या कोई जगह बैठे वहाँ पे आके वो जवाब दें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होगा कि यहाँ पे एक मुश्तरका एलामिया लाने की कोशिश की जाएगी ईद के बाद। अब इसमें जो बात होगी, चंद चीज़ें जो मेरे तक पहुंची हैं, इनमें सबसे पहले ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में मुदाखलत है इसको भी डिस्कस किया जाएगा। फरवरी 2024 की धांधली भी इसमें डिस्कस हो जाएगी। एक्चुअल तो मामला बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का है कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी है वो क्यों है, ये दहशतगर्दी कौन लेकर आया, कौन इस दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार है, कौन सी पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस का एक फेलियर है, हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं अगर वो नाकाम हो रही हैं मालूमात इकट्ठी करने में या पहले से मालूमात को हासिल करके दहशतगर्दों के हमलों को रोकने में, तो उसकी वजूहात क्या है उनके ऊपर बात होगी। सियासी जमात और इमरान खान साहब को कुचलने का जो एजेंसियों का पूरा फोकस है इसके ऊपर भी बात होगी। जबरी गुमशुदगियाँ जो हो रही हैं, जो वसाइल पे वहाँ पे लोगों के वसाइल हैं, सूबों के जो वसाइल हैं उनके ऊपर वफाक ने किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है और वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कितनी पिसी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी महरूमियाँ क्या है। जब इन सारी चीज़ों पर बात होगी तो फिर एक एलामिया जारी होगा और वो जो एलामिया होगा वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी कर रहा होगा। अब वो लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में क्या एक फुल फ्लैज ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने एक सर्वे करवाया आज और सर्वे का रिजल्ट जो है वो भी आ गया है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ जो सर्वे मैंने करवाया। मैंने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में जो 2 सूबों के हवाले से खासतौर पर मैंने पूछा था कि क्या बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। तो 91% लोगों ने, 91% पाकिस्तानियों ने 13,376 वोट पड़े और 91% पाकिस्तानियों ने यह कहा कि नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जबकि 9% पाकिस्तानियों ने कहा जी कि हाँ ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये तो एक इमरान खान साहब जिस तरफ खड़े होते हैं, मैं आपको पहले ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत उस तरफ खड़ी हो जाती है। अगर आपने ऑपरेशन करना है या कोई चीज़ करनी है तो आपको इमरान खान से इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। फिर वो जब इसको कायल हो जाएंगे और वो कोई बात करेंगे तो पाकिस्तानी फिर इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। तो इमरान खान ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 91% पाकिस्तानी जो है वो कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशन, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आया रात को कि ये किसी मसले का हल नहीं होता, आपको सियासी हल तलाश करने पड़ते हैं, अल्टीमेटली आपको टेबल पर बैठना पड़ता है। दहशतगर्दी की मजम्मत करना, उसे कुचलना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। मुसल्ला अफराद को गैर मुसल्ला करना और जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेशतर मसाइल जो है वो कबायली मसाइल है, बेशतर मसाइल जो है वो मसले की मसाइल भी हैं, बेशतर मसाइल जो है महरूमियों के मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो आपको एक पूरी दहशतगर्दी की पिक्चर नजर आती है। लेकिन जब आप इन्हें अलग अलग करके देखते हैं तो फिर आपको पॉलिटिकल हैंडलिंग इन सब चीज़ों की करनी पड़ेगी और साथ में रियासत को अपनी रिट भी कायम करनी पड़ेगी। तो अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही असल जो है वो इशू को सामने लेकर आएगी, असल चीज़ों को हाईलाइट करेगी और मेरे ख्याल में कोशिश की जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है इसको नाकाम बनाया जाए। लेकिन ईद के बाद ये ऐलान किया गया है। अच्छा जी, मियां नवाज शरीफ साहब को दावत दी गई थी कि आपने कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हो रहा है इसमें आपने शिरकत करनी है। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बिला वजह नाराज दविंदर बने हुए हैं। यानी वो दविंदर बने हुए हैं कि मैं जनाब नाराज हूँ, एक दुखी आत्मा है उनके अंदर कि जनाब मुझे लंदन से बुलाकर मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया गया, मेरे से वादे किए गए और फिर मुझे आपने वज़ीर आज़म नहीं बनाया चौथी मरतबा। अब चौथी मरतबा जो वज़ीर आज़म बनने आए थे वो लोक विरसा संभाल रहे हैं लाहौर का, पुरानी इमारतें उनको ठीक कैसे करना है, कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो उनके खाते में डाल दिया, उठा के कॉन्ट्रैक्टर बना दिया मियाँ साहब को। हालांकि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने आए थे पाकिस्तान के। मियाँ नवाज शरीफ साहब सख्त नाराजगी जो है वो जाहिर करते हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि आप कैसे नाराज हो सकते हैं, भाई आपका वज़ीर आज़म है, बेटी आपकी वज़ीर आला है,
जाली सीट आपको हमने दिलवाई हुई है। यास्मीन राशिद ने आपको लेंथों के साथ इलेक्शन में धूल चटाई है, इसके बावजूद हमने वो सीट आपको दे दी और यास्मीन राशिद साहबा को आपकी ख्वाहिश पे कैंसर की पेशेंट होने के बावजूद जेल में रखा हुआ है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जो है ना वो अपनी दुखी आत्मा लेकर फिर रहे हैं और वो अपोजिशन का रोल भी प्ले करना चाहते हैं, हुकूमत का भी प्ले करना चाहते हैं। मियां साहब को कहा गया था कि आपने इस इजलास में शिरकत करनी है, 3 दफा के वज़ीर आज़म है, एक अहमियत है उनकी, लेकिन मियां साहब वही नाराजगी, मियां साहब नहीं आए। इसके ऊपर जो अर्दली हुकूमत है उसकी टका के बेइज्जती हुई है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, मुझे 2 सहाफियों ने ये खबर उन्होंने कही, इमरान साहब हम तो रिपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको पक्की बात बता रहे हैं कि अर्दली हुकूमत की टका के बेइज्जती हुई है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि नवाज शरीफ को हमने इलेक्शन जितवाया, वज़ीर आज़म आपका, वज़ीर आला आपकी, जाली मैंडेट के साथ आपको लाकर बैठा दिया है, अब किस बात की नाराजगी है भाई? वो अभी हमें जरूरत थी उनकी, उन्हें आना चाहिए था कौमी सलामती कमेटी के इजलास में, लेकिन मियां साहब गए नहीं। और ये मियां साहब बड़े समझदार हैं, वो क्यों नहीं गए? ये जो दुखी आत्मा बनने का वो एक नाटक करते हैं, वो क्यों करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। वजह यह है कि मियां साहब किसी भी एलामिया का बोझ मजीद उठाना नहीं चाहते, वो पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं। मियां साहब ये तो चाहते हैं कि ऑपरेशन हो पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ऑपरेशन होंगे, हालात खराब होंगे तो पाकिस्तान इलेक्शन से दूर जाएगा, और मियां साहब इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं चाहते। लेकिन मियां साहब किसी भी ऑपरेशन का बोझ भी नहीं उठाना चाहते, किसी एक बयानिए का या एस्टैब्लिशमेंट जो भी करना चाहती है, मियां साहब एस्टैब्लिशमेंट के किसी भी बयानिए का या उनके किसी भी फैसले का बोझ भी नहीं उठाना चाहते और बेनिफिशियरी बनकर भी रहना चाहते हैं। अब हुआ यह है कि इन्होंने एक बयानिया तैयार किया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने और उनके साथियों ने, वो ये है कि जब ये सारा वक्त गुजर जाएगा तो हम कहेंगे जी नवाज शरीफ साहब का जानबूझ का रास्ता रोका गया था, और हमेशा से जो लोग ये खेल खेलते हैं उन्होंने नवाज शरीफ के साथ खेल खेला था और नवाज शरीफ के भाई को फंसा लिया और हमें पंजाब दे दिया, बेयारो मददगार छोड़ दिया, हमारे पास इख्तियार कोई था नहीं, लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब को दीवार से लगाकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया गया। ये बयानियां भी अक्सर जो है वो जावेद लतीफ साहब सुनाते भी हैं, इसीलिए उन्हें कोई ओहदा नहीं मिला। लेकिन ये मियां नवाज शरीफ साहब ने जाना इसी रास्ते पे, ये सबको पता है कि अल्टीमेटली उन्होंने वहां जाना और वो झूठी मुठी की नाराजगी जो है वो शो करते रहते हैं। अब अर्दली हुकूमत की जब टका के बेइज्जती हुई तो उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें बताया गया कि जी मियां साहब तो बीमार हैं और बीमार होने की वजह से अल्लाह ताला मियां साहब को सेहत अता फरमाए, बीमार होने की वजह से मियां साहब नहीं आए। अच्छा, इसमें एक फुटेज भी आई है जहां पे मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं उम्रे पे और वहां मियां नवाज शरीफ साहब के साथ डॉक्टर अदनान खड़े। मतलब डॉक्टर अदनान जो है ना, इनको अवार्ड मिलना चाहिए जितना इन्होंने शरीफ खानदान की खिदमत की है, कि जो फुटेज आई है ना उसमें डॉक्टर अदनान साहब ने स्टेथोस्कोप पहना हुआ है जैसे वो किसी वार्ड में घूम रहे हैं या किसी अस्पताल के अंदर घूम रहे हैं। बताइए, वो फुटेज को देख के लगता है कि उन्होंने वो गले में वो डॉक्टर वाला जो वाला होता है ना, कान से लगाते हैं मरीज को चेक करते हैं, वो पहना हुआ है और मियां साहब के साथ वो खड़े हुए हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद मियां साहब बड़ी इमरजेंसी में है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है और मियां साहब को फौरन चेकअप की जरूरत पड़ सकती है। तो ये फुटेज भी जारी की गई जिससे साबित हो कि मियां साहब बीमार, और दूसरा ये कहा भी गया कि मियां साहब क्योंकि बीमार थे इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं आए, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने नाराजगी का इजहार किया कि नहीं जी ये कोई बात नहीं है और ये हमारे साथ मियां साहब ज्यादती कर रहे हैं। मियां साहब को लगता है कि मियां साहब के साथ ज्यादती हुई है और मियां साहब इसके ऊपर एक बयानिया बनाने का इरादा भी रखते हैं। अब नाज़रीन, जो असल भूंचाल आया हुआ है ना वो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी से आया हुआ है। इस स्टोरी के अंदर ना 4 कैरेक्टर्स हैं टोटल, अगर आप देखें 4 इसके हिस्से हैं। एक जो है वो आर्मी चीफ की कज़न है, उनके बारे में कहा गया जी कि वो एक किंग की तरह, एक मलका की तरह बिहेव करती हैं और उन्हें बार बार प्रमोशन गलत तरीके से देकर, कानूनी तरीके को फॉलो किए बगैर उनको एक बहुत बड़े इदारे का CEO लगा दिया गया, ये क्लेम किया गया उस खबर के अंदर। अब इसका कोई रिबटल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, उनके एक और रिश्तेदार हैं, उनके हवाले से खबर आई, फिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, फिर उनकी साहबजादियां जो हैं उनके हवाले से आई कि उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट कहां से आ गए। तो इसका जवाब जो है वो ये दिया जाता है कि क्योंकि उनके दोनों के जो हस्बैंड हैं वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर थे, असाइनमेंट पे थे, लिहाजा इसलिए उनको ऑफिशियल पासपोर्ट मिले तो दोनों बहनों को भी मिल गए। तो सेम डेट में कैसे मिल गए, ये भी एक बड़ा सवाल है जो पैदा होता है कि एक ही दिन में 2 अलग अलग खवातीन हैं, उनके अलग अलग शौहर हैं। और फिर अहमद नूरानी साहब ने ये दावा किया मेरे से बात करते हुए, उनका ये कहना था कि एक बेटा जो है वो दामाद वो फौज में है और दूसरा नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये तो कागजात तो जब मर्जी जब चाहें तैयार कर सकते हैं, मेरी खबर के अंदर कोई झोल नहीं है। अच्छा, इस खबर से जान छुड़ानी थी, अक्लमंदों ने किया क्या? उन्होंने उठा के अहमद नूरानी के भाइयों को लापता कर दिया जबरी तौर पर। अब जब लापता किया जबरी तौर पर तो ये रोला बहुत बढ़ गया, BBC ने खबर चला दी, कई और जगहों पे खबर चल गई, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबर चल गई, पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू हो गए, आवाज़ उठाना शुरू हो गए। तो जब जब इस पर आवाज़ उठ रही थी तो वो स्टोरी अहमद नूरानी साहब की, जिसने इतना ऊपर नहीं जाना था, वो ये जो एक्ट किया गया अक्लमंदों की जानिब से, उसकी वजह से ये स्टोरी एकदम ऊपर चली गई। अब एक नया बयानिया दिया जा रहा है कि जनाब वो तो खुद ही कहीं चले गए हैं उनके दोनों भाई और खुद ही वापस आ जाएंगे। तो इससे ऐसा बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अहमद नूरानी साहब के भाइयों को अब छोड़ने का बंदोबस्त किया जा रहा है कि जान छुड़ाओ इस मामले से, इसको डाउन प्ले करना, इसको खत्म करना। लेकिन ये मामला खत्म होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जुनैद अकबर साहब की है। हुकूमत तो ऐसी जरूरत करेगी नहीं। जुनैद अकबर साहब ने कुछ सवाल बड़े आम उठाए, यानी मिसाल के तौर पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग में जहां जुनैद अकबर साहब पूछ रहे थे कि 1947 से लेकर अब तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड दिया जाए, वहां पे उन्होंने एक सवाल उठाया कि फौजी अफसरान को जो बैरून मुल्क से तहाइफ मिलते हैं वो कहां जाते हैं। उनके इस सवाल के बाद सबको सांप सूंघ गए, सारे चुप कर गए। तो मेरे ख्याल में अगर अहमद नूरानी साहब की स्टोरी पे भी वो काम करें, वो पूछे कि हाजरा सुहेल साहिबा को कैसे ये तरक्की मिली, कैसे वो इतने बड़े ओहदे तक पहुंची, फिर ये पासपोर्ट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं ये कैसे मिले, किस कैपेसिटी में मिले। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि जनाब ये बताया जाए कि जो एक और रिश्तेदार हैं या मोहसिन नकवी हैं, इनके ऊपर इतनी नवाजिशात और अनायात, इनके पीछे कहानी क्या है। तो ये सवाल तो उठा सकते हैं जुनैद अकबर साहब, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, तो ये बात कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टोरी निकलने के पीछे ना एक शक का इजहार ये किया जा रहा है कि ये कुछ अंदर से भी मामला हो रहे हैं। यानी मैं सिंपल आपको ये करूं कि जो भी साल होता है ना तीसरा किसी भी आर्मी चीफ का,
तो उसके अंदर ना चीज़ें हिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे राहील शरीफ का तीसरा साल हमने देखा था, फिर जनरल बाजवा का तीसरा साल हमने देखा था, फिर दूसरी मरतबा जनरल बाजवा का तीसरा साल हमने देखा था, फिर इसी तरह जो हमने जब जनरल कियानी साहब जो थे, परवेज कियानी साहब, अशफाक परवेज कियानी, उनके दौर में भी हमने तीसरा साल हिलता हुआ देखा। फिर जब दोबारा उनकी एक्सटेंशन का टाइम आया तो फिर हमने देखा कि बड़ी हिलजुल हो रही थी। तो ये सेट पैटर्न है कि जब भी एक आर्मी चीफ अपने तीसरे साल में दाखिल होता है, खुसूसन आखिरी 6 महीने 2.5 साल के बाद जब उनकी मुद्दत खत्म होने लगती है तो बहुत हिलजुल हो जाती है। अब मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो आर्मी चीफ 2027 तक भी रह सकते हैं और 2025 में रिटायर भी हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन मौजूद है ना, क्योंकि आइन में तरमीम नहीं हुई, सिर्फ एक कानून को तब्दील किया गया है और कानून को तब्दील यह किया गया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। सादा अक्सरियत से ये कानून वापस भी तब्दील हो सकता है और वापस आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल हो सकती है। इस सूरत में 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ रिटायर हो सकते हैं। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं उनकी तरफ आ जाएं। वो मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ इसलिए नहीं दी जा रही कि इन केस अगर किसी भी वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाथ से निकल जाती है या कोई और इत्तेहादी हाथ से निकल जाता है और वो कानून को वापस तब्दील करने की कोशिश करता है तो ये मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर हुकूमत को दे दी जाएंगी। और जब ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत के पास आएंगी तो फिर हुकूमत के पास ये गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि वो सादा अक्सरियत पैदा होने से रोक सके। बात आई आपको समझ? ये गेम हो रहा है। यानी पीपल्स पार्टी तब तक कभी भी आज़ाद होकर कोई फैसला नहीं कर सकती, खुलकर कोई बात नहीं कर सकती, जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती। तब तक पीपल्स पार्टी गेम के अंदर है ही नहीं। पीपल्स पार्टी भी ये बात जानती है कि अगर पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें मिल गई तो फिर हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा सकता है, एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि हमारे पास ये ताकत आ जाएगी कि हम जब चाहेंगे पीटीआई के साथ मिलकर कानून तब्दील कर देंगे और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल से वापस 3 साल हो जाएगी। तो अब आपको ये बात सारी समझ आ गई। ये तीसरा साल है तो तीसरे साल में जो है वो चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आर्मी चीफ 5 साल पूरा करेंगे। लेकिन ये तीसरा साल है और तीसरे साल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी आप देखते जाइए, हम भी देख रहे हैं, हमने हमेशा होते हुए देखी हैं क्योंकि एक सेट पैटर्न है और इसी तरह होता है। तो इस दफ़ा क्यों नहीं होगा, ये बड़ा सवाल हो सकता है क्योंकि हमेशा तो होता है। नाज़रीन, ये सरकारी वसाइल के ऊपर और प्रोटोकॉल के ऊपर उम्र पे रवाना हुए हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़। अंदाज़ा कीजिए, आप अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, सरकारी वसाइल, सरकारी लोग साथ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म एक जेट के अंदर जा रहे हैं, वज़ीर आला उनके साथ जा रही हैं, सरकारी वसाइल हैं, सरकारी प्रोटोकॉल है। अंदाज़ा कीजिए आप, ये उम्र हो रहा है रमज़ान मुबारक में। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे कुछ बड़े अच्छे कैमरामैन का बंदोबस्त किया गया है, बड़ा ही नफीस किस्म का कैमरा वर्क किया जाएगा और आपको आने वाले दिनों में बड़े रूप परवर मनाज़र नजर आएंगे और बैकग्राउंड के अंदर जो है वो इस्लामिक म्यूजिक या कुछ नातें आपको सुनाई देंगी और फ्रंट के ऊपर स्लोमोज बनेंगे, कुछ ऐसी वीडियोस बनेगी। कैमरा वर्क का बंदोबस्त किया गया है भारत। अब ये तय करना है कि जो वीडियोस बनती हैं उनको कब कब कैसे कैसे किस किसने अपलोड करना है और वो कहाँ तक जाती हैं। अब नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा का एक पुराना क्लिप वायरल हो गया अहमद नूरानी साहब की जो स्टोरी है उसके बाद। उस क्लिप में मरियम नवाज़ क्या कह रही है ये देखें। वो ये कह रही है कि अहमद नूरानी अगर कोई चीज़ निकाल कर लाए हैं तो उन्हें धमकियां नहीं देनी चाहिए, उसकी बातों का जवाब दें। ये जब मरियम नवाज़ अपोजिशन में थी तो उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जनरल थे, पापा जॉन्स का एक पूरा स्कैंडल निकाल कर लाए थे अहमद नूरानी साहब। तो उस वक्त मरियम नवाज़ ये कह रही थी कि उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, उन्हें धमकियां नहीं देनी चाहिए। तो आज मरियम नवाज़ की वालिद की और चचा की हुकूमत है, अपनी भी हुकूमत है और वही शख्स है, वही एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक और स्टोरी निकाल कर लाया है। बजाय इसके कि उसकी बातों का जवाब दें, अब तो धमकियां भी नहीं दी जा रही बल्कि उसके 2 भाई अगवा कर दिए गए हैं। उनकी वालदा का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। उनकी वालदा ये कह रही थी कि सब जानते हैं कौन ये बच्चे अगवा करता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि बच्चों को उठाकर कौन ले जाता है, अल्लाह ताला हमारे साथ है, किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इस उम्र के अंदर उनकी वालदा परेशान है, उन्होंने अदालत के अंदर केस किया है और ये पता चला कि उनका केस नहीं लगाया जा रहा जानबूझकर। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, या तो ये बंदोबस्त किया जाएगा कि उनके भाइयों को छोड़ दिया जाए या फिर कोई और बंदोबस्त किया जा रहा है क्योंकि अदालत तो बहुत हद तक कंट्रोल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तो अब वो बात नहीं रही, बल्कि हाई कोर्ट के जो जज साहब है वो ये भी कह रहे थे, जो इमरान खान साहब का केस सुन रहे थे जज साहब, उन्होंने कहा जी मामला तो हमारे ऊपर आ गया है, आपकी तो फिक्र नहीं है, तो अपनी अदालत की पड़ गई है जो हालात इस वक्त हो गए हैं। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब के बेटे का जो डिफ़ॉल्ट का मामला है ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जंगल की आग की तरह ये खबर फैली है। सोशल मीडिया के ऊपर तरह तरह की जो है वो शरीफ खानदान को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। और लेकिन देखें अब उन्होंने इसका जो बयानिया दिया या इसका जो जवाब जारी किया PMLN ने, वो बहुत हैरानकुन है। वो ये कहते हैं कि ये जो टैक्स चोरी और डिफॉल्टर हुआ है नवाज शरीफ का बेटा, ये जी 1 साल पहले हुआ है। ये तो वो मौलवी वाली बात है ना कि मैंने 7 महीने पहले PTI को बुरा भला कहा था, गालियां दी थी, आज नहीं दी। तो भाई इन 7 महीनों में आपने रुजू किया नहीं किया? तो ये यदि मुझे समझ नहीं आती, जैसे लीडर है वैसे इनके चेले सारे एक जैसे ही कि जी 1 साल पहले डिफॉल्ट हुआ था, या ये गंद हमने उस वक्त मारा था, या ये जो फर्ज करें टैक्स चोरी है ये हमने उस वक्त की थी, आज रियम कर रहे हैं। भाई उस वक्त आपने की थी, आज खबर बाहर आई है कि आपको जुर्माना हो गया है 5.2 मिलियन पाउंड्स का, तो जुर्माना जमा करवाए जनाब, आपने टैक्स चोरी की हुई है। वहां पे भी टैक्स चोरी कर दी, पाकिस्तान के अंदर भी आपका कोई समझ नहीं आती, कोई हिसाब किताब पता नहीं चलता, कोई मनी ट्रेल आपका नहीं मिलता। नाज़रीन, एक खबर और है और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है। ये हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त, मेरे से तो बहुत सीनियर है, वो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, फजल रहमान साहब की पार्टी से इनका ताल्लुक है, बीच में कुछ इख्तलाफात भी होते रहे, बड़े शानदार इंसान थे,
मेरा बड़ा अच्छा इनके साथ ताल्लुक था, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने इकट्ठे किए। 2 लोगों से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है इस जमात में, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब से थी और एक हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से। तो हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे अंदर नहीं रहे, अब वो इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक का महीना है, उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। एक बड़ी अच्छी शख्सियत थे और फजल रहमान साहब ने कहा कि जी उनकी वफ़ात से हसीन यादों का एक बाब ख़त्म हो गया, ये फजल रहमान साहब ने कहा। नाज़रीन, खबरें तो और भी हैं और खबरें तो मेरे पास बहुत सारी हैं। ये चीनी के ऊपर जो डकैती मारी है वो भी है, पंजाब हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर आया वो भी है। इसके बाद एक खबर यह है कि जाफर एक्सप्रेस का मुकदमा अब दर्ज किया गया है। अब अंदाजा करेंगे जो दहशतगर्दी हुई है, दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा अब दर्ज किया गया और जो सोशल मीडिया वाले हैं उनके ऊपर मुकदमे धड़ाधड़ पहले से दर्ज हो गए। ये है प्रियोरिटी, जहां से आपको समझ आ जानी चाहिए। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।